साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और यह जो टेस्ट सीरीज है यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर देखेंगे। और इसमें जो प्रश्न हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक समीक्षा 2021-22 और बजट 2022-23 से संबंधित प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके यूपी पीसीएस 2022 के लिए और जो 8 मई को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होनी है उन दोनों के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? तो फेरवानी समिति की संस्तुति पर। ठीक है, तो राष्ट्रीय शेयर बाजार या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी, जिसकी सिफारिश 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन या कथनों का चयन करना है हमें। तो देखिए, पहला है वित्तीय परिसंपत्तियों अर्थात अंशपत्र, ऋण पत्र आदि का क्रय विक्रय राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो ये जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, तो पहला वाला कथन नहीं होगा, गलत है। दूसरा, घरेलू सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो ये भी सही है, ये आपका सही है। तो यहाँ पर आपका केवल दूसरा वाला कथन सही है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे कि अंशपत्र है, ऋण पत्र है आदि का क्रय विक्रय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसी क्रियाओं से चालू उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। जबकि घरेलू सेवाओं को, जैसे जो महिलाएं जो हाउसवाइफ होती हैं, हाउस वर्क करती हैं, उनके सेवाओं को जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं। लौह और इस्पात उद्योग आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आता है? तो ये जो है आपके द्वितीयक क्षेत्र में, किस में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में आता है। मुख्यतः कुल 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। तो इसमें लौह इस्पात उद्योग जो है द्वितीयक क्षेत्र के तहत आते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था? तो यह जो उद्देश्य था ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 तक रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर हों परंतु उस मजदूरी दर पर भी उन्हें कार्य न मिले तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? इसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तो देखिए आगे चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विद्रोहन होता है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है, निम्न में से कौन सी अवधारणा की ये परिभाषा है? तो ये जो है आर्थिक समृद्धि की, किसकी? आर्थिक समृद्धि की, इकोनॉमिक ग्रोथ की परिभाषा है। आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो इसमें देखते हैं। कथन है कि सार्वजनिक आय व्यय, ऋण संबंधी क्रियाओं तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीतियों को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। सही बात है। कारण, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों की सफलता में सहायक होने संबंधित है। तो कथन कारण दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसकी शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना में होती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रहती है। तो इस दौरान वर्ष 2005 में राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन शुरू किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने 85% का योगदान था, राज्य सरकारों का 15% का योगदान इसमें किया गया था। यह बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करना है। तो देखिए, हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की जाती है। सही बात है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल किया जाता है, सही है। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है? तो जो नरसिम्हन समिति है इसका संबंध जो है बैंकिंग संरचना सुधार से है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र के सुधार की दृष्टि से वर्ष 1991 में एम नरसिम्हम
की अध्यक्षता में नरसिंघम समिति अथवा वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है, संगठन और मुख्यालय में। तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में नहीं बल्कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है ये वाला। और जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में हुई थी। तो अगले देखते हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में है, विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्यालय जिनेवा में है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय सिंगापुर में है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका संबंध बैगनी क्रांति से है? तो देखिए किसका है, लवेंडर के उत्पादन का। बैगनी क्रांति का संबंध लवेंडर उत्पादन से है। ठीक है, ये अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ है। देखिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR के जरिए अरोमा मिशन की शुरुआत की थी, जिसने भारत में प्रसिद्ध बैगनी क्रांति को जन्म दिया। भारत में कार्य करने वाले बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोषों के रूप में तथा शेष स्वर्ण व अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। वर्तमान में यह 18% है, जिसे क्या कहते हैं, इसे वैधानिक तरलता कोषानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, जिसे शॉर्ट में हम लोग SLR कहते हैं, वो यही होता है, वैधानिक तरलता कोषानुपात, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो तैयार किया जाता है? किसके द्वारा तैयार होता है? तो ये आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है और ये केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय क्या है? इसका केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका केंद्रीय विषय त्वरित दृष्टिकोण है। क्या है? त्वरित दृष्टिकोण है। ठीक है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रही है। भारत के वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश की। आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय त्वरित दृष्टिकोण है, जिसे इंग्लिश में एगली अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, AGILE, एगली अप्रोच। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्न में से कौन देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक गहन सकारात्मक कार्रवाई है? कौन सी है? तो देखिए, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तो राजकोषीय प्रोत्साहन है। तो बी ऑप्शन। राजकोषीय प्रोत्साहन से तात्पर्य है सरकार द्वारा खर्च बढ़ाना, करों में कटौती, या दोनों, मतलब खर्च भी बढ़ाए और करों में कटौती भी करे, या घरों और वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यवसायों की मांग को बढ़ाना है। यह निजी क्षेत्र से आय और आर्थिक प्रतिक्रिया के लिए लक्षित वित्तीय नीति को संदर्भित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में वास्तविक रूप से कितने प्रतिशत वृद्धि करेगी? कितनी करेगी? ये करेगी 9.2%। 9.2%। आगे चलते हैं, विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में अर्थात GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है? 8.7%। 8.7%। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। सही है। दूसरा, वर्ष 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। ये भी कथन आपका सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में भारत में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन कितना होगा? तो कितना होगा ये? 308.6 मिलियन टन। 308.6 मिलियन टन होगा 2020-21 में। आगे चलते हैं, वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर संभावित है? तो ये कितने प्रतिशत है? 3.6। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, याद रखिएगा 3.6% है। ठीक है, नहीं, कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष मतलब 2021 की तुलना में, वृद्धि की तुलना में 2021-22 में 3.6 नहीं है, 3.9%। 3.9% की वृद्धि दर संभावित की गई है, तो ध्यान रखिएगा 3.9% है। आगे चलते हैं, सेवा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर अनुमानित है? सेवा क्षेत्र में, तो सेवा क्षेत्र में देखें तो यह है 8.2%। तो सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर पिछले वर्ष 2021 की वृद्धि दर से 8.4 से घट करके 2021-22 में 8.2 हो जाएगी।
आगे देखते हैं, वर्ष 2021 के नवंबर माह के अंत तक भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा विदेशी भंडार वाला देश था, चौथा। तो विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से देश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे हैं? तो चीन और संयुक्त अरब अमीरात। चीन नंबर 1 पर। चीन जो है, देखिए यहाँ पर नवंबर 2000 चीन और जापान है, ठीक है, चीन और संयुक्त अरब अमीरात नहीं है, चीन और जापान। नवंबर 2021 के अंत तक चीन नंबर 1 पे, जापान दूसरे पे, स्विट्जरलैंड तीसरे पे, के बाद भारत चौथे स्थान पर रहा है, जो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? कौन सा है? तो ये है अमेरिका। भारत, अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं? तो कौन है? तो यह डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन हैं। डॉक्टर नागेश्वरन इसके पूर्व वर्ष 2019 से 2021 तक भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में अंशकालिक सदस्य भी रह चुके हैं। औसत हेडलाइन सीपीआई संयुक्त मुद्रास्फीति 2021-22 जो कि अप्रैल दिसंबर में 2020-21 की इसी अवधि में 6.6 से घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये घट करके 6.6 से घट करके 5.2% हो गई। कितनी हो गई है? 5.2% हो गई है। आगे चलते हैं, वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है? वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ये जो है आपका 6.4%। कितना? 6.4% अनुमानित है। आगे देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल अनुमानित व्यय कितना है? कितने का बजट पेश किया गया है? तो 39.45 लाख करोड़ रुपए। 39.45 लाख करोड़, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करना है। 2 कथन दिए गए हैं, इन 2 कथनों में से हमें देखना है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2026 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति या हर घर जल सुनिश्चित करना है, ताकि देश के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। तो इसमें देखिए 2026 नहीं है बल्कि 2024 तक, 2024 तक। वहीं दूसरा कथन, पहला तो गलत हो गया। दूसरा, हर घर नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68% निर्धारित किया गया है, जो वर्ष 2021 में कितना परसेंट था? 2021 में ये 58% था। तो 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68% निर्धारित किया गया है, जो वर्ष 2021 में 58% था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसके लिए कुल 48,000 करोड़ रुपए, 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास योजना रही है। आगे चलते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में रेल मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो रेल मंत्रालय को जो है 1,40,367.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित आंकड़ों की तुलना में देखेंगे तो 20,311 करोड़ रुपए अधिक हैं। आगे चलते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में आभासी मुद्रा तथा क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर कितने प्रतिशत कर लगाने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 30% कर लगाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, जिसके विस्तार के लिए कितने रुपए जुटाए जाएंगे? तो देखिए इसमें आपका 25,000 किलोमीटर जो है का विस्तार किया जाएगा, जिसके विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। आगे चलते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार की आय का कुल कितना प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त होगा 2022-23 में? तो कुल 15% आपका जीएसटी से आएगा। ठीक है, देखिए वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार की आय का कुल 16% यहाँ पे दिया गया है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में 15% दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करिए।
केन बेतवा नदी लिंक परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य परियोजना का एक अंग है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों से। सही बात है। दूसरा, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए संशोधित अनुमान वर्ष 2021-22 में 43,000 करोड़ रुपए और वर्ष 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो है दोनों ही कथन सही हैं और इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए जो असत्य है। तो कौन सा असत्य है? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। सही बात है। भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, ये भी सही है। भारत में आय का असमान वितरण, ये भी सही। भारत में निर्भरता दर निम्न है, नहीं, भारत में निर्भरता दर जो है वो उच्च है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए, कथन कारण वाला प्रश्न। अभिकथन है विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। सही बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका कारण क्या है कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों ही देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहाँ राज्य करता है वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथ में होता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं तथा कारण कथन का या कथन की सही व्याख्या कर रहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 39 पे राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है? साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो ये है आपका, एक सेकेंड, जीएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है। जीएनपी जो है किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता नहीं। जीएनपी से मूल्य ह्रास को घटाने पर एनएनपी प्राप्त होता है। देखिए, हमें बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो ये सही है। पहला कथन जो है, जीएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है। सही बात है। जीडीपी से मूल्य ह्रास को घटाने पर एनएनपी प्राप्त होता है। एनएनपी प्राप्त होता है, ये गलत है। जीडीपी से नहीं बल्कि जीएनपी से मूल्य ह्रास को घटाने पर एनएनपी प्राप्त होता है। तो आपका यहाँ पर देखेंगे पहला सत्य है, असत्य बताना था, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध मुद्रा से है। नहीं। दूसरा, भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह कथन अटल बिहारी वाजपेयी का है। तो यह कथन भी गलत है, दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, हिंदू वृद्धि दर का संबंध जीडीपी या राष्ट्रीय आय ग्रोथ से है। इसका प्रयोग प्रोफेसर रामकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिका के सम्मेलन में किया। और भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह कथन अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट 2022-23 में भारत @100 के नाम से अमृतकाल घोषित किया गया है जो आने वाले 100 वर्षों तक चलेगा। हमें इसमें असत्य कथन बताना है, ठीक है। तो ये सही है, मतलब पहला वाला सही है, दूसरा सही नहीं है, मतलब पहला गलत है। दूसरा, केंद्रीय बजट 2022-23 में 6 प्राथमिकताओं के आधार पर विकास पर बल दिया गया है। तो 6 प्राथमिकताओं पर नहीं बल्कि 4 प्राथमिकताओं पर, 6 नहीं 4 है। तो दोनों कथन यहाँ पर गलत हो गए, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में भारत @100 के नाम से अमृतकाल घोषित किया गया जो आने वाले 25 वर्षों तक, आने वाले 75 वर्ष तो पहले हो चुके हैं, 25 और, तो कुल आपके 100 हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगला जो है, केंद्रीय बजट 2022-23 में 6 प्राथमिकताओं के आधार पर विकास पर बल दिया गया। 6 नहीं 4 हैं। कौन कौन से? पीएम गति शक्ति है, समेकित विकास है, तीसरा है उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य, जबकि चौथा है निवेश को वित्तीय मदद। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक भारत के सभी गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का कार्य कर दिया जाएगा? कब तक किया जाएगा? 2035 तक। 2035 तक। तो यहाँ पर आपका नहीं, एक सेकंड, गड़बड़ हो गया।
2035 नहीं 2025 है। बजट भाषण 2022-23 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2025 तक, ध्यान रखिएगा गलती मैंने 2035 बोल दिया था, ये 2025 है तक देश के सभी गांव ऑप्टिकल फाइबर से लैस होंगे। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार आने वाले 3 वर्षों में कितनी वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन शुरू की जाएगी? तो कुल 400। ठीक है, 400, सी ऑप्शन। नीचे कथन कारण का प्रश्न है। कथन है, सक्षम आंगनवाड़ी योजना के तहत 2.5 लाख आंगनवाड़ी का उन्नयन कर इसे हाईटेक किया जाएगा। तो 2.5 लाख नहीं बल्कि 2 लाख है ये, तो आपका कथन जो है वो गलत हो गया। 2.5 लाख नहीं 2 लाख है। कारण, सक्षम आंगनवाड़ी नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी है जो एक बेहतर बुनियादी ढांचा और श्रव्य दृश्य सहायता युक्त होगी। तो यहाँ पर कथन गलत है परंतु कारण सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार MSME को प्राप्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना तक किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसको कितना बढ़ाया जाएगा? 5 लाख करोड़ रुपए तक। देखिए, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक करने का निर्णय लिया गया। पहले 50,000 करोड़ था, अब इसे 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। इस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो हमें यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, इन 2 कथनों को देखना है। सही कथन बताना है। पहला है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट को घटाकर 10% कर दिया गया है। नहीं, 10 नहीं 15% किया गया है। ठीक है, 15%। पहले कितना था? 18.5% था, इसे घटाकर कॉर्पोरेट टैक्स के समान 15% कर दिया गया है। 18.5 से 15% कर दिया गया। दूसरा, जिन सहकारी समितियों की आय 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच है उनका सरचार्ज 12% से घटा करके 7% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया? 7%। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही नहीं है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत का कौन सा शहर स्टार्टअप राजधानी के रूप में उभरा है? तो कौन सा उभरा है? नई दिल्ली। देखिए, बेंगलुरु को पछाड़ करके नई दिल्ली नए स्टार्टअप राजधानी के रूप में उभरा है। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में PM ई विद्या योजना के तहत कितने ई विद्या टीवी चैनल खोले जाएंगे? कितने खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 200। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन बताना है। पहला, मिशन शक्ति के लिए 3,184 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सही बात है। मिशन वात्सल्य के लिए 1,472 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये भी सही है। हमें असत्य वाला बताना है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए समग्र रूप से 202.63 करोड़ रुपए की राशि दी गई। सही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस वर्ष आवंटित राशि में गत वर्ष के मुकाबले जो है 3% की कमी आई है। 3% की कमी आई है। ये कथन आपका सही नहीं है। ये देखिए, तो 3% की कमी नहीं बल्कि वृद्धि आई है। 2021-22 में आवंटित राशि 24,435 करोड़ था, जबकि 2022-23 में ये जो है 25,172 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा GDP का 6.9% रहा। सही है। दूसरा, यह बजट 2021-22 में अनुमानित राजकोषीय घाटे से कम रहा। यह बजट 2021-22 में अनुमानित बजट राजकोषीय घाटे से कम रहा। ये भी सही है। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का 6.4% अनुमानित है। ये भी सही है। यहाँ पे तीनों कथन जो है आपके वो सही हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? इसे PC महालनोबिस, B KRV राव, डॉक्टर R गाडगिल ये शामिल है, परंतु CR राव इसमें शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन। देखिए, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे
डॉक्टर आर गाडगिल तथा BKRV राव इस समिति के सदस्य थे। CR राव इस समिति से मतलब CR राव का इस समिति से कोई संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। कौन सा असत्य कथन है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है, सही बात है। वर्तमान में GDP के स्थान पर GVA की गणना की जाती है, ये भी सही है। भारत में राष्ट्रीय आय के मापन का आधार वर्ष 2011-12 है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्रमशः अग्रसरित करेगा। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्रमशः अग्रसरित करेगा किसको? तो ये अग्रसरित करेगा, देखिए, कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित उपयोग और उत्पादकता में वृद्धि। अतः सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। 55 दो सूचियाँ हैं, संस्थान और जिला, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये जो है आपका कहाँ पे? हैदराबाद में, 3 से मिला दीजिए। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान CFTRI, ये कहाँ पे है? ये आपका मैसूर में है, 4 से मिला दीजिए। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ पे है? झांसी में, 1 से मिला दीजिए। भारतीय सब्जी शोध संस्थान IIVR, ये कहाँ पे है? मैसूर में, नहीं, भारतीय सब्जी शोध संस्थान, ये कहाँ पे है? वाराणसी में, 2 से मिला दीजिए, 2 से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आपका 3412 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सत्य कथन बताना है कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद गाजियाबाद में स्थित है, सही बात है। नहीं, ये सही नहीं है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद गाजियाबाद में नहीं बल्कि लखनऊ में है, तो हमें सत्य वाला कथन ढूंढना, तो ये गलत हो गया। दूसरा, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है, नहीं, इसे हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा प्रकाशित की जाती है। तीसरा देखते हैं, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम हरियाणा में वर्ष 2007 में शुरू की गई थी, 2007 में। तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक में वर्ष 2007 में शुरू की गई थी, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 1998-99 में किया गया था, ये आपका सही है। तो अन्य जो है वो गलत हैं, डी वाला सही है। आगे देखते हैं, असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा असत्य है। MSP कृषकों की कीमत संबंधी सुरक्षा उपलब्ध कराता है तथा यह कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करता है, सही है। दूसरा, वसूली कीमतें सामान्यतः SSP से कम होती हैं। जो आपका MSP है उससे इसके लागू होने से कम होती हैं। वहीं पे यदि देखें तो ये वाला कौन सा कथन जो है बी वाला, ये सही नहीं है। देखिए, वसूली कीमतें वह कीमतें जिसमें सरकार कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है। वसूली कीमतें सामान्यतः MSP से ऊंची होती हैं, ठीक है। जो इसमें लिखा कम होती हैं वो MSP से ऊंची होती हैं। सी वाला देखते हैं, MSP जहाँ कृषकों के हित की रक्षा करता है, वहीं जारी कीमतें उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण करती है। तो यहाँ पर आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है, बाकी सही नहीं है। एक सेकेंड, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए, 57 में हमें असत्य कथन बताना है, ठीक है। हमें क्या बताना है? असत्य कथन। तो जो पहला वाला है, MSP कृषकों की कीमत संबंधी सुरक्षा उपलब्ध कराता है तथा यह कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करता है, सही है। बी वाला, वसूली कीमतें सामान्यतः MSP से कम होती हैं, ये सही नहीं है, ये गलत है। MSP से अधिक होती हैं ये, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसलिए सही हो जाएगा। वहीं सी, MSP जहाँ कृषकों के हित की रक्षा करता है, वहीं जारी कीमतें उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण करती है, ये सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कृषि मूल्य आयोग का नाम किस वर्ष कृषि ताकत और मूल्य आयोग कर दिया गया? तो कब किया गया? वर्ष 1985 में। देखिए, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी और वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP
कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीचे दो कथन है कथन कांड के। कथन यदि आप देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है। सही बात है, कारण किसान अपनी उपज को सरकार को तभी बेचेगा जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो। ये भी सही है, परंतु यहाँ पर ये व्याख्या नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी फसल नहीं है, सॉरी नदी नहीं नकदी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? तो आप देखेंगे इसमें सोयाबीन जो है ये नकदी फसल नहीं है, गन्ना, रबर, तंबाकू ये नकदी फसल हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है। देखिए महाजन और साहूकार, अड़हतिया, व्यापारी ये सभी हैं, परंतु सहकारी समितियां जो हैं ये गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, संस्थागत स्रोत हैं। द ग्रेट डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। यह अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि आर्थिक वृद्धि दर के ऊंचा होने के साथ साथ उससे उत्पन्न लाभ नीचे की ओर खिसक जाना चाहिए, तभी आय की विषमता को दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पाल्मा रेशियो संबंधित है किससे? पाल्मा रेशियो जो है ये आय विषमता के मापन से संबंधित है, या ऊपरी 10% और निचली 40% लोगों की आय के अनुपात को व्यक्त करता है। आय विषमता माप के संबंध में अन्य विधियां हैं, जैसे आय गिनी गुणांक, क्विंटाइल आय अनुपात इत्यादि। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 2005 में, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की। देखिए सी रंगराजन समिति 2001 की समिति रही है कि सिफारिश पर 1 जून 2005 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुरेश तेंदुलकर। कौन थे? सुरेश तेंदुलकर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसे नहीं सम्मिलित करते हैं? तो देखिए ब्रोकर्स कमीशन करते हैं, संसद सदस्य को दिए जाने वाला भत्ता ये भी करते हैं, भविष्य निधि कोष में अंशदान ये भी करते हैं, विदेशों से प्राप्त उपहार को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो डी वाला। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, असंगठित, और इसमें सत्य कथन बताने हैं। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित किया गया। सही बात है। भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन जो है वो सर्वाधिक है। यहाँ पे दोनों ही कथन जो है वो सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है? वो हमें बताना है। तो देखिए पहला, भारत की नई जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में पारित की गई। सही बात है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है। अनुसूचित जनजाति की बात नहीं हो रही है, ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख नगरों की संख्या 63 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ देख लीजिएगा, ये 2011 की जनगणना कह रहा है, ठीक है, के अनुसार भारत में 10 लाख ही नगरों की संख्या कितनी है? वो यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, और जो होना कितना चाहिए? 46 होना चाहिए। तो यहाँ पर असत्य कौन सा है? सी वाला। ठीक है, हमें असत्य बताना था, तो असत्य आपका सी वाला है, क्योंकि यहाँ पे भारत में 10 लाख नगरों की संख्या कितनी बता रही है? 63, जबकि कितनी है? 46 है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 2 सूचियाँ दी गई हैं, योजना और उसकी शुरुआत, इसे हमें सुमेलित करना है। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, 3 से मिलाइए। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को। पीएम सुरक्षा बीमा योजना जो है, ये जो है आपका कब का है? 9 मई 2015। 9 मई 2015 अर्थात 1 से मिला दीजिए पीएम सुरक्षा बीमा योजना को। और डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, ये आपका 9 मार्च 2015 का है।
4 से मिला दीजिए। तो 3214 3214 इस प्रकार से आपका देखें तो 3214 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 2021 तक की बात कर रहा है, 31 दिसंबर 2021 तक की। तो जो इनका मुद्रा भंडार है कितने बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, तो ये जो है आपका 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। आगे चलते हैं। नीचे कथन काल का प्रश्न है। कथन है कि 2020 से 21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण 36.5 किलोमीटर था, आर्थिक समीक्षा 2021-20 के अनुसार। कारण जो है पूर्व वर्ष 2019-20 की अपेक्षा इसमें 34 या 30.4% की कमी दर्ज की गई है। तो यहाँ पे देखिए, पहला तो आपका सही है, ठीक है। दूसरा जो कथन है वो सही नहीं है, कारण सही नहीं है। देखिए, आपका आर्थिक समीक्षा वर्ष 2021-22 के अनुसार भारत में 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण 36.5 किलोमीटर हुआ, जो 2019-20 के में 28 किलोमीटर प्रतिदिन था। इस प्रकार इसमें 30.4% की वृद्धि दर्ज की गई। कितनी? 30.4% की कमी नहीं बल्कि वृद्धि दर्ज की गई। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 71 पर। 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें सम्मिलित करना है। क्षेत्र और वृद्धि दर 2021-22 में, इसमें वृद्धि दर कितनी रहेगी ये हमें बताना है। यहाँ पर कृषि क्षेत्र में 3.9%, औद्योगिक क्षेत्र में जो है 11.8% अर्थात 2 से मिला दीजिए। सेवा क्षेत्र में 8.2%, 4 से मिला दीजिए। भारत की जीडीपी कितनी है? 9.2%, ठीक है, अर्थात 1 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 3241 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कथन काल का प्रश्न है। कथन है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में लागू पूर्ण लॉकडाउन की तुलना में कोरोना की दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव कम रहा। तो इसमें देखिए, कथन सही है, कारण परंतु इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव काफ़ी गंभीर था, ये भी सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2021-22 में जीडीपी में निवेश का अनुपात कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ये जो है आपका 29.6%, 29.6% अनुमानित है, जो पिछले साल 7 सालों में सर्वोच्च है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। फिर कथन काल का प्रश्न है। तो कथन है विश्व बैंक, एशियाई बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार भारत 2021 से 30 के दौरान विश्व की तीव्रगामी अर्थव्यवस्था बना रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका पहला वाला कथन वो गलत है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार विश्व बैंक, एशियाई बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 से 24 या 2021 से 30 लिखा, ये 2021 से 24 के दौरान विश्व की तीव्रगामी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, और कारण वाला जो है वो सही है। तो ए जो है आपका वो गलत है, जबकि कथन गलत है, कारण सही है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है अद्यतन आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियां हैं? कौन सी हैं ये हमें बताना है। फ़ोनपे, जोमेटो, Dream11, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, जीरोधा, ये सभी के सभी जो है यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियां हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कवर किया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।